A monoatomic gas is compressed at constant pressure of 50 Newton per meter square. मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, प्रेशर क्या यहाँ पे 5, आइसोबारिक प्रोसेस है 50 है, कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम में 10 से 4 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया 10 से 4, पहले तो इतना कम हुआ। एनर्जी ऑफ द 100 जूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिड टू द गैस बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी इज। अच्छा, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, पहले तो ये बताओ, इसमें 2 बार काम हुआ है, 2 बार प्रोसेस हुए, 2 प्रोसेस में अलग अलग, पहले यहां से यहां तक का एक प्रोसेस हो गया, फिर दूसरा ये वाला प्रोसेस हो गया, 2 प्रोसेस में। पहले वाले प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी घटी या कितनी बढ़ी ये देखना है, फिर दूसरे वाले प्रोसेस में कितनी घटी या बढ़ी देखना है। पहला प्रोसेस तो ये हुआ है कि आइसोबारिक प्रोसेस था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, प्रेशर कांस्टेंट है 50 का, आइसोबारिक प्रोसेस है, आपको ये बताना है, और वॉल्यूम चेंज हुआ 10 से 4। आपको क्या लगता है कि इसमें इंटरनल एनर्जी जो है कितनी घट गई या बढ़ गई, घट गई। ऐसा कितने स्टूडेंट कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी घट गई, इंटरनल एनर्जी घट गई, जो पक्का बोलते हैं, जो कसम खा के बोलते हैं, कसम खा के बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो कसम खा के? देखो, पहली बात तो आप ये सोचो कि आइसोबारिक कंप्रेशन है ये, मैंने क्या आइडेंटिफाई, मैंने पहले ये तो सोचा करो प्रोसेस कौन सा है, फिर उसमें भी कौन सी टाइप है, कंप्रेशन का एक्सपेंशन है, और कंप्रेशन तो कंप्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज को सोचो, मैंने लिखी हुई थी कंप्रेशन की प्रॉपर्टीज, ये तो तुरंत दिमाग में ना विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारी बातें घूम जानी चाहिए, तब तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी, ना तो सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे और कुछ भी नहीं होगा। कई बच्चे हीट एंड थर्मो को डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, ये सोचना शुरू कर दिया ना तो हो चुका। फिर तो पढ़ाई में यार कहाँ से इंटरेस्ट, फिजिक्स का मतलब ही नहीं रह गया ना। फिजिक्स का पर्पज है आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो, फिजिक्स का पर्पज ये कभी भी नहीं है कि आप रट्टा मारो, ठीक है ना, क्योंकि जो पर्पज था पूरा हो ही नहीं पाया, आपने क्वेश्चन कर दिया तो भी पर्पज पूरा नहीं हो पाया फिजिक्स पढ़ने का, ठीक है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़वाई जा रही है, क्यों, ताकि एनालिसिस उनका स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छे डॉक्टर बने, वो नकली डॉक्टर ना बने। जिस दिन नीट की प्रिपरेशन में से फिजिक्स हटा दी ना, उस दिन मैं तो उन डॉक्टरों से तो इलाज करवाने वाला ही नहीं हूँ मैं तो। वो क्या करेंगे यार, एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको एक साथ देखना होता है सारे फैक्टर्स को। भाई जो उनकी जो मशीनें हैं वो रिपोर्ट क्या आ रही है, अंदर की बॉडी की सिचुएशन क्या है, कोई ऑपरेशन होना है, कौन सा पार्ट किस तरीके से हो रहा है, उनका मिक्स देखना होता है, सबको एक साथ देखना होता है। और ये चीज़, ये वाला कट लगाने से कहाँ कहाँ किस बॉडी के कौन से पार्ट पे कहाँ कौन से इंपैक्ट पड़ेंगे, किस तरीके से पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना सारा सोचना पड़ता है ना, एनालाइज करना पड़ता है ऑपरेशन करते वक्त भी, ठीक है। कट मारना तो किसी को भी सिखा दो, ठीक है, कट मारना है या ऐसे सीलना है तो कोई भी कर देगा, वो तो दिमाग लगाना होता है यार, कि ये तो नहीं, कि ये हुआ तो, और मैंने ऐसा कर दिया और ऐसे करके ऐसे हो गया, तो यहाँ से ये ऐसे हो गया तो कहीं ऐसा, तो ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है। तो यही तो वजह होती है कि हम किसी एक डॉक्टर को दिखाते हैं और उसे अगर इम्पैक्ट नहीं तुरंत दूसरा डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, फिर इवेंट तो तीसरा वो कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहा है, सीधी सी बात ये है, वो डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाता। इसका मतलब तो कहाँ दिक्कत है उसमें, क्योंकि एनालाइज नहीं कर पा रहा है वो उस चीज़ को, और दूसरा कई बार जाते ही ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा डॉक्टर पता क्या करेगा, पहले वाले डॉक्टर्स की रिपोर्ट पहले जरूर लेके जानी चाहिए, पहले रिपोर्ट्स, क्योंकि दूसरा डॉक्टर क्या करेगा कि पहले वाले की रिपोर्ट देखेगा, उसको इस बात का पता लग जाएगा कि ये इस मेथड के थ्रू गया था ये डॉक्टर, ये वाला मेथड तो फ्लॉप है, इसको ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये जो प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, मैं इससे नहीं करना, मुझे यही वाली गोलियां दोबारा नहीं देनी, मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखूँ, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। इसलिए पहले वाली रिपोर्ट जरूरी होती है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एनालिसिस जरूरी है। अब इसमें एनालाइज करो आप चीज़ों को, देखिए आप, मैं आपको क्या बता रहा था कि ध्यान से समझो आप। पहले ये सोचो कि प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, 10 से 4, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और हीट एनर्जी बाहर आती है, वो कहाँ से आती है, एजेंट से भी, बाहर से भी, सराउंडिंग में से भी, और इंटरनल एनर्जी भी कम होती है। इसमें इंटरनल एनर्जी कम हो रही होती है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही होती है इसमें, ये बात तो पता लगी। टेम्परेचर कम हो रहा होता है इसमें। लो कौन सा लगता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कम हो रहा है ना इसमें, तो टेम्परेचर भी कम होगा और इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी।
ये बात मान गए आप? यस सर, मान ली। तो पहले वाले में तो इंटरनल एनर्जी बाहर आई, कितनी बार आई है पहले तो ये देखो आप, वर्क कितना हुआ इसके अंदर, वर्क डन बाय गैस क्या है, बाहर सराउंडिंग ने कितना वर्क किया है, सराउंडिंग वर्क डन बाय सराउंडिंग, पी डेल्टा बी ना, प्रेशर 50 और चेंज इन वॉल्यूम 6, कितना है यहाँ पर, ये 300 जूल का। सराउंडिंग कितना वर्क कर दिया, सराउंडिंग ने 300 जूल वर्क कर दिया। अब सराउंडिंग ने अगर 300 का वर्क कर दिया तो हीट एनर्जी बाहर कितनी निकली है बता सकते हो, 300 या 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा, कितने कह रहे हैं 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा बाहर निकली है जो ये कह रहे हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, आइसोबारिक कंप्रेशन है, सराउंडिंग ने वर्क कर दिया 300 का। अब जो हीट एनर्जी बाहर निकली है वो 300 निकली है, 300 से कम निकली है, 300 से ज़्यादा निकली है, 300 से ज़्यादा। ज़्यादा वाले कितने, तीन सौ ज़्यादा निकली है, नीचे याद कर लो। जो कम कह रहे हैं एक स्टूडेंट, और कोई 300 ही निकली है, इतना कितने करें, 300 ही निकलेगी। तीन सौ से ज्यादा निकली है, ये कितने कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो आप ऐसा? हाँ तो 2:3 मतलब तो कितनी निकलेगी, तो 300 तो एक पार्ट से निकलेगी, तो दूसरे पार्ट से भी कुछ निकलेगी, तो 300 ज़्यादा निकलेगी ओवरऑल। तो बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ तो सीखनी है यार। मैं इतने टाइम से मैंने हीट एंड थर्मो की दोनों बुकलेट्स पे इतना टाइम क्यों लगाया, इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए, लेकिन दिमाग में बैठी नहीं, मैं क्या बताऊँ अब, कहाँ बैठ गई यार। एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक चीज़ बताई थी, जब भी आइसोबारिक कंप्रेशन होता है तो हीट जो बाहर आती है वो दो जगह से आती है, एक तो इंटरनल एनर्जी में से आएगी और एक सराउंडिंग वर्क करेगी। सराउंडिंग वर्क करेगा वो तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ में इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, ये नहीं कहा था। और 2:F होता है वर्क, अगर F की इंटरनल एनर्जी अगर मान लो मोनोएटॉमिक हुई, कौन सी गैस है इसमें, मोनोएटॉमिक ही है, तो 2:3 होता है उसमें। अगर सराउंडिंग ने वर्क कर दिया 2 तो टोटल 5 बार आएगी, 3 कम हो जाएगी, किसकी, गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, समझ आ रही बात, टोटल 5 बार आएगी। तो अब कितना वर्क किया सराउंडिंग ने, 300 का, 300 का, और ये है 2:3, 2x + 3x = ये 2x क्या है जो सराउंडिंग वर्क करेगी, 3x क्या है जो इंटरनल एनर्जी कम होगी, और 5x टोटल बार आएगी। हाँ जी, इसमें हम सीधा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डेल्टा U = F/2 P डेल्टा V। हाँ ऐसा कर लो, चाहिए चलो एक बार इससे सोचो, आप बार बार जगह फॉर्मूले ना वो करो। ये सराउंडिंग ने वर्क कितना कर दिया, 300 का, तो 300 इसकी वैल्यू, इसका मतलब 300 है, 2x की वैल्यू 300 तो x की वैल्यू 150, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर ये 450, तो बाहर कितनी आएगी इसमें, 750 बार आएगी इसमें, ये बोलना था सर, 750 बार आएगी। सराउंडिंग ने वर्क 300 का कर दिया तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी 450 और बाहर आएगी 750। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ये बात समझ आएगी नहीं आई, अगर ये बात ना आई हो तो घर जाके दिमाग लगाना, दोबारा सोचना इसके ऊपर, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी कम हो जाए लेकिन कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो आता हो वो स्ट्रांगली आता हो यार, वो अच्छे से आता हो बस। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट को आप मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है। बिना इंटरेस्ट के वो चीज़ लंबी नहीं पढ़ी जा सकती यार, वो चीज़ लंबी चल ही नहीं सकती बिना इंटरेस्ट के। और इंटरेस्ट तब आएगा चाहे कम पढ़ लो, वो स्ट्रांगली करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे 750 बार आएगी, ये कैसे है 750 बाहर, इस पर दिमाग लगाना, ठीक है। आपको तो हमें समझाना ही पड़ता है, हमारे बड़े टीचर तो हमारी मजबूरी होती थी सोचना घर जाके, क्योंकि अगले दिन मार पड़नी होती थी, इसी बात को नहीं सोचा था हमने, सोचना होता था, इसको मजबूरी थी। किस फॉर्मूले से, वो F/2 है तो सर 3/2 हो जाए मोनोएटॉमिक के लिए, हाँ तो 3/2 × P डेल्टा ये पता है क्या, सबके लिए अलग अलग सोचने का वो होता है, मतलब है जो ओवरऑल, मतलब आप फॉर्मूले से सोच रहे हो, सारे बच्चे कहीं पर फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे बस है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो, मतलब जो ना हर जगह वो बार बार आप उससे सोच लो, आप सोच लो उससे, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे।
बाकी किसी को ये मेथड अच्छा ना लग रहा उसे समझ लेना, वो समझा देगा। हाँ जी, फ्री में समझा देगा, पैसे नहीं लेगा। देखो एनर्जी ऑफ, अब ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? यस सर। आगे तो ठीक है। देखो एनर्जी ऑफ, अब क्या इसमें क्या था, इंटरनर्जी में कितना चेंज आया? 450 का, 450 कम होगी। अब क्या कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में 100 ऐड कर दी तो ओवरऑल 350 कम होगी। ये लो जी आंसर, ये है डी। डी आंसर है इसका। कोई शक किसी को इस बात में? बिना फॉर्मूले के ही कर दिया, ठीक है। बस ये 2 रेशो, ये रेशो याद करना है, 2:F, बस इसी की जरूरत थी और कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन करने में।